पी नॉट इफेक्टेड ओनली फ्रीक्वेंसी वेरी। ओके भैया सभी का आंसर दो, सभी का आंसर दो। फ्रीक्वेंसी आपकी रेटेड नहीं रही है, अब आपने फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी है। ओके स्ट्रेस लॉसेस सर इंक्रीज होगा सर, और पी नॉट इफेक्टेड ओवरऑल इंक्रीज आयरन। और आई एम मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा भैया? पी आई इंक्रीज। ओके चलो अच्छी बात है। ओके अब देखो क्या क्या आपने जो ये कंडीशन मैंने बताई है सर, केस वन की कंडीशन, क्या आप इनको ट्रांसफॉर्मर में लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे? दिस इज गुड केस या बैड केस? दिस इज गुड केस या बैड केस? कौन सा केस है ये? अच्छा केस है या बुरा केस है? आप इसको प्रीफर करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? मेरा एक ही आंसर दे दो, बाकी का मैं निकाल लूंगा। आप तो ये आंसर दे दो, क्या आप इस केस को प्रीफर करना पसंद करोगे ट्रांसफॉर्मर के लिए या नहीं करोगे? ओके तो नो 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 नो। ओके नहीं करोगे, आपने इतना बोल दिया सर नहीं करेंगे, ये कंडीशन हम कभी भी नहीं लेंगे। कैसे सर? देखो सर, अरे सर आपने बोला कि वोल्टेज तो रेटेड है, वो तो फिक्स है सर, फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर रहे हो सर। ओके तो डायरेक्टली हम कहां पे जंप करेंगे सर? फ्लक्स डेंसिटी पे। कहां पे जंप करेंगे सर? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, वोल्टेज बाई एफ। ये तो फिक्स है सर, ये तो रेटेड है हमारे पास, ये तो रेटेड है सर। अगर सर ये डिक्रीज हुआ सर, तो ये हुज अमाउंट में आपके पास इंक्रीज होना चाहिए। हुज अमाउंट में आप हमेशा यही चाहते हो ना कि फ्लक्स आपका जितना तेजी से इंक्रीज हो उतना ही इंक्रीज होना चाहिए। आप हमेशा ये चाहते हो कि फ्लक्स हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। अगर फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो फ्लक्स डेंसिटी को भी इंक्रीज होना चाहिए। फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होना चाहिए। अब देखो कर्व देखते हैं, ये कर्व देखते हैं सर। ये कर्व बड़े प्यार से समझना है। कल एक फ्रेश मटेरियल हमने लिया था सर, एक BH कर्व हम यहाँ पे बना देते हैं, प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ओके दिस इज 5 प्रोपोर्शनल टू आई। ओके और या प्रोपोर्शनल टू आप H बोल सकते, दिस इज BH कर्व। अब सर यहाँ पे जब आप यहाँ पे जब मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाते हो, जब मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स भी बढ़ता है, बढ़ता है, फ्लक्स भी बढ़ता है, फ्लक्स भी बढ़ता है, फ्लक्स भी बढ़ता है। ये बढ़ा दिया सर। एक कंडीशन ऐसी आई, उसके बाद आप फ्लक्स को कितना भी बढ़ाओ तो सेचुरेट कर जाएगा सर, सेचुरेट कर जाएगी कोर। अब आगे नहीं बढ़ा सकते हो, अब कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके तो यहां पे सर हमारे को मैक्सिमम जितना भी आपको मैग्नेटाइजेशन करना था वो कर दिया है। ओके और यहां पे तो मैं बोल देता हूं दिस इज IM1, दिस इज IM1, दिस इज IM। समझने की कोशिश करना। देखो बच्चे यहां पे सर, यहां पे देखो सर फ्लक्स डेंसिटी देखो, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी और यहां पे फ्लक्स डेंसिटी। यहां पे P1 बोल देता, यहां पे B2 बोल देता। भैया यहां पे जो फ्लक्स डेंसिटी का भैया आपको जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, यहां पे बेटा जो फ्लक्स डेंसिटी का चेंजेस देखने को मिल रहा है, आपको क्या स्मॉल अमाउंट में नहीं दिख रहा? इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में आपको ये स्मॉल अमाउंट में नहीं दिख रहा? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, क्या इसके कंपेयर में ये स्मॉल अमाउंट में नहीं दिख रहा? आपको मैग्नेटाइजेशन करंट का डिफरेंस अगर बात करूं तो यहां पे सर ज्यादा दिख रहा है सर, दिस इज डेल्टा ऑफ IM। सर आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट का चेंजेस तो बहुत ज्यादा दिखा, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस दिखा तो बहुत ज्यादा ही तो आपको डेल्टा ऑफ B मिलना चाहिए, मतलब B2 माइनस B1 मिलना चाहिए, ये भी तो बहुत ही ज्यादा मिलना चाहिए। अगर ये आपके पास डेल्टा ऑफ IM इक्वल्स टू IM2 माइनस IM1, ओके ये आपके पास डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि कंडीशन तो यही बोलती है ना भैया कि मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी उसी तेजी से बढ़ना चाहिए। अगर उसी तेजी से बढ़ेगी तो सारी चीजें तो आपकी वेरीफाई होगी ना बच्चे। तो यहां पे सर हमारे को एक चीज देखने को मिली कि आपने इस कंडीशन के बाद कितना भी मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाया लेकिन कोर आपकी सैचुरेट कर गई सर, तो इसके बाद तो आपके पास फ्लक्स तो इंक्रीज हुआ ही नहीं।
तो हमने देखा यहां से रीजन कोई सा भी ले लिया, एक तो इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, हमने देखा कि यहां पे आपको मैग्नेटाइजेशन, अगर यहां पे वैल्यू भी पुट करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व में हमारे को ये दिखा कि ये करंट का वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिला, मतलब करंट आपको ज्यादा मिली सर, मतलब मैग्नेटाइजेशन करंट आपको ज्यादा मिली है सर, ये ज्यादा मिली है और सर ये कम मिला है। तो सर ये तो बेड इफेक्ट हो गया ना सर, ये तो बेड इफेक्ट हो गया ना सर, ये तो बेड इफेक्ट हो गया ना सर। हम हमेशा यही चाहते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो या फ्लक्स ज्यादा हो, बात तो एक ही है, फ्लक्स ज्यादा हो या फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो, हम हमेशा यही चाहते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो डिफरेंस ही कम मिल रहा है सर। चलो ठीक है, आपको इससे थोड़ा कम समझ में आया होगा ग्राफिकली, हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। सर देखो, पीएच इक्वल्स टू हम जानते हैं कि के एच होता है और बीएम की पावर 1.6 होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पोर होता है। और सर एडी करंट की बात करूं तो एडी करंट में सर ये होता है कि के ई होता है और बीएम का स्क्वायर होता है और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है और थिकनेस का स्क्वायर होता है। तो सर आपने क्या किया, वोल्टेज तो कांस्टेंट रखा, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ी कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी को तो डिक्रीज कर रहे हो ना मेरे भाई। तो आप यहां पे पुट करो इसकी जगह पे सर पी एच इक्वल टू के एच, ओके। तो v की पावर 1.6 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6, ओके। तो यहां पे कितना आ गया भैया, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम ऑफ कोर। तो सर हमारे को इससे इससे कट हो जाएगा, कट करोगे तो आपके पास हिस्ट्रेसिस लॉसेस, ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा देता हूं, वोल्टेज की पावर 1.6 और यहां पे फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6 आपको मिलेगा। अब देखो सर, अब आपने फ्रीक्वेंसी को आपने डिक्रीज किया, वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना सर, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो रेटेड है ना सर, ये तो कांस्टेंट है। तो सर यहां पे ये तो कांस्टेंट था, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ तो हिस्ट्रेसिस लॉसेस इंक्रीज हुआ, और यहां पे हिस्ट्रेसिस लॉसेस हमारा इंक्रीज हो चुका है। अब एडी करंट लॉसेस की बात कर लेते हैं। अगर एडी करंट लॉसेस की बात करोगे तो भैया ऐसे केसेस तो हम कल भी पढ़ चुके हैं ना बच्चे, ओके, बी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट, तो एडी करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया भैया, के वोल्टेज का स्क्वायर। तो सर वोल्टेज तो कांस्टेंट था सर, वोल्टेज तो हमारा क्या था सर, कांस्टेंट था। तो भैया ये तो एडी करंट लॉस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा फर्क हमारा हिस्ट्रेसिस लॉसेस पे पड़ा सर। तो सर अगर टोटल आयरन लॉस की बात करूं मैं तो हिस्ट्रेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पे ये इंक्रीज हुआ तो आयरन लॉसेस भी इंक्रीज हुआ सर, ये भी इंक्रीज हो गया। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। मैंने बोला कि भैया मैग्नेटाइजेशन का वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, उतना आपको फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिल रहा। सर कैसे मिल रहा है, इसको आप मैथमेटिकली बताओ। चलो ठीक है, मैथमेटिकली समझो। आपको पता है कि भैया मैग्नेटाइजेशन करंट जो अभी अभी बताया आपने, ये देखो, ये देखो मैग्नेटाइजेशन करंट बताया सर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो आप वी नोट ही बोलोगे ना सर, वी नोट डिवाइडेड बाई एक जे एक्सएम, ओके। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल्स टू वी नोट बाई जे एक्सएम। सर देखो वी नोट डिवाइड बाई 2 पाई एफ एल, ओके, एंड जे। तो सर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हो तो आपको मैग्नेटाइजेशन करंट तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना सर, कंडीशन सेटिस्फाइड ना सर, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मतलब केस वन ये बोलता है कि भैया आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज नहीं कर सकते, आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज नहीं कर सकते हो। तो यही तो है भैया टेस्ट, हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेट तो कर लिया है लेकिन चीजों को समझा नहीं हमने, है ना। कैलकुलेट तो कर लिया है, वो चीजें सब भी बताते हैं, लेकिन मैंने बोला ना मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आपको पता चल गया कि सर ये केस हम कभी भी प्रीफर नहीं करेंगे, ये केस हम कभी भी प्रीफर नहीं करेंगे। अगर मैं सेकंड केस यहीं पे बना दूं, सेकंड केस यहीं पे बना दूं, सेकंड केस में यहीं पे बना दूं, अगर मैं बोल दूं कि भैया वोल्टेज तो आप रेटेड ही रखो, वोल्टेज को तो आप रेटेड ही रखो, तो आप फ्रीक्वेंसी को बस है ना इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो। तो भैया बताओ हिस्ट्रेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, आयरन लॉसेस
मैग्नेटाइजेशन करंट क्या फर्क पड़ेगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फॉर्मूला तो सभी को याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला फॉर्मूला है ना, भूलो मत तो भैया, सारी चीजें याद होना चाहिए। पीएच कम। ओके ओके। बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं, ये बच्चे क्या बोलते हैं भैया, पीएच कम होगा, पीआई डिक्रीज। गलत बात कर दी ना भैया, गलत बात किसने की, पीआई की बात कर रहे हो। मोस्ट प्रीफरेबल, ओके सर इसको प्रीफर कर सकते हैं, आपके दिमाग ने बोल दिया कि हाँ सर। देखो सर, कंसेप्ट तो यार फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो मतलब बता नहीं पाओगे भैया, फॉर्मूला तो याद रखो यार। ओके, मैं भी तो रख रहा हूँ ना, आप भी तो रखो यार, आपको तो एग्जाम देना है, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है। ओके, तो आप देखो सर, उसका अपोजिट केस दिख रहा है सर, ये ऐसा नहीं लग रहा है इसकी, इसका अपोजिट है सर, ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना सर। सर हिस्टेरेसिस लॉसेस आपका डिक्रीज हो जाएगा, पे तो नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। ओके सर ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये भी आपके पास डिक्रीज, तो आप बोलोगे सर इसको हम यूज कर सकते, ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, दिस इज गुड फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी ये केस है ना, आप कुछ भी बना सकते हो, आप केस है ना कुछ भी बना सकते हो। केस थर्ड मैंने बना दिया, अब मैं क्या कर देता हूं कि वोल्टेज को है ना मैं डिक्रीज कर देता हूं, वोल्टेज को मैं डिक्रीज कर देता हूं और फ्रीक्वेंसी को रेटेड कर देता हूं। अब भैया फ्रीक्वेंसी मैंने रेटेड कर दी, मतलब कांस्टेंट कर दी। अब बताओ अब क्या होने वाला है भैया, अब क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, पी एच, पी एच, पीई, पीआई और आईएम, क्या होने वाला है भैया, पी आई कम होगा ऑल ओवर। ओके, पी आई डिक्रीज होगा सर। ओके, अच्छा एक बार में ही ना सारे आंसर दे दिया करो, उससे क्या होता है कि मेरे को समझ में आ जाता है कि किस किसने क्या क्या आंसर दिया, है ना। तो सर यहाँ पे वोल्टेज का रिलेशन फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट कर दी ना, तो फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब है नहीं सर, सर फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब रहा नहीं, फ्रीक्वेंसी तो ये इसकी भी वोल्टेज से डिपेंडेंसी, इसकी भी वोल्टेज से डिपेंडेंसी, ओवरऑल की भी वोल्टेज से डिपेंडेंसी। तो सर ये देखो, अगर इसको आपने, अगर हिस्टेरेसिस आपने वोल्टेज को क्या किया, डिक्रीज किया, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस भी डिक्रीज हो गया, एडी करंट लॉसेस भी डिक्रीज हो गया, आयरन लॉसेस भी डिक्रीज हो गया। ओके, और मैग्नेटाइजेशन करंट भी आपके पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सबके सब तो डिक्रीज हो रहे हैं सर, उसका अपोजिट केस ही तो हमारे को देखने को मिला सर, दिस इज डिक्रीज, दिस डिक्रीज, दिस इज, सर ये भी प्रीफेबल है, ये भी प्रीफेबल है, तो आप इसको भी बोल सकते हो सर ये भी प्रीफेबल। तो सर ये भी आप प्रीफर कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर के लिए। अगर एक केस और बना देता हूं मैं, देखो आप कितने भी केस बना सकते हो भैया, केस फोर, केस फोर, अगर मैं बोल देता हूं कि वोल्टेज इंक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रेटेड। ओके, फ्रीक्वेंसी रेटेड, मतलब ओवरऑल आप यही चाहते हो कि भैया आयरन लॉस कम से कम, ओवरऑल तो यही चाहते हो आप। तो बताओ यहाँ पे एक बार में बता दो, एडी और हिस्टेरेसिस, एडी एंड आयरन लॉसेस एंड आपके पास, क्या इसको प्रीफर करोगे आप, ये भी बता देना, प्रीफर करोगे या नहीं करोगे। अच्छा, पी एच इंक्रीज, पी इंक्रीज, ओके, पी आई इंक्रीज, ओके 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 बच्चों, ओके चलो अच्छी बात है, नॉट प्रीफेबल। हाँ मतलब अब आपको समझ में आ गया सर, ये भी इंक्रीज हो 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 गया, आप बोलोगे नॉट प्री, नॉट प्री। अब बताओ बच्चों, क्या आज आप सीख गए, एलबी लो आपने, नो लो टेस्ट पढ़ा आपने, कुछ नई चीजें सीखी, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ना कुछ, किस किसने नई नई चीजें सीखी एक बार बताओ मेरे को, किस किसने नई चीजें सीखी या किसी को पहले से ही पता थी सारी चीजें, एक बार ये भी बता देना भैया।
फिर हम एक शॉर्टकट में इसका रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो हमने इसको कंप्लीट किया, सारे केसेस आप और भी डेवलप कर सकते हो भैया। ओके, अब आप प्रीफेबल उसको बनाओगे जिसमें आयरन लॉस आपका कम होना चाहिए, उन चीजों को आप प्रीफेबल करोगे। ओके, अगर ये ज्यादा होंगे तो उनको प्रीफेबल आप नहीं करोगे, तो उसी हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मर को बनाने वाले हो भैया, उसी तरीके से आप उसे मैन्युफैक्चर करने वाले हो। ओके सर, एक बार जल्दी से रिवीजन सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में, परफेक्टली रिवीजन कर लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना है ना। चलो, अब रिवीजन हो रहा है भैया 5 मिनट के लिए। चलो रिवीजन कर लेते हैं सर हम एक बार में। ओके, आप सुनते जाना है। मैं यहाँ पे चलो ठीक है, थोड़ा सा मार्कर भी उठा लेता हूँ, मार्कर भी उठा लेता हूँ। तो सर यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहली जो ये ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है ना, कभी भी ये फुल लोड या किसी भी लोड पे नहीं होती, ये भैया मैन्युफैक्चरिंग होती है जो डिसाइड की जाती है नो लोड पे। समझ में आया? नो लोड पे उसको चेक किया जाता है। के बाद ये बताओ, नो लोड पे आपने उसको चेक कर लिया, तो उसके बाद आप फुल लोड लगाओगे ना, तो आपको पता है कि लॉसेस वगैरह तो उससे कम ही तो आपको मिलने वाले हैं ना। तो आपने उसने सब कुछ चेक करके कि नो लोड पे उसको डिसाइड कर दिया है, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सर ये नो लोड पे डिसाइड किया जाता है सारी चीजें। रेटेड क्या होता है भैया? यही रेटेड होता है। दूसरी चीज बता दूं, ये ना तो प्राइमरी वोल्टेज है, ना इंड्यूज वोल्टेज है प्राइमरी साइड का, ना ये सेकेंडरी वोल्टेज है या सेकेंडरी इंड्यूज वोल्टेज का है, ना सेकेंडरी इंड्यूज वोल्टेज है। ओनली ये टर्न रेशियो को बताने के लिए कंडीशन गिवन है भैया, और कुछ नहीं बताता ये। ओके, हमेशा ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए के अंदर ही होती है भैया। अब केवीए में क्यों होती है सर? इसको वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज के अंदर क्यों नहीं होती सर? कि सर वोल्टेज के अंदर हम इसको करेंगे तो वी आई कोस ऑफ फाई होता है, पावर फैक्टर आ जाता है। तो पावर फैक्टर पे तो ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पावर फैक्टर आप लोड पे तो लीडिंग लेगिंग सारे ही लगा लोगे, तो सारे ही आप पावर फैक्टर लगा लोगे तो आपको बार बार ट्रांसफॉर्मर चेंज करना पड़ेगा। तो इतना पैसा तो नहीं है सर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर को हम चेंज कर दें। ओके, तो आप उसको प्रीफेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो कि वहां पे जो केवीए जो रेटिंग होती है उसको केवीए में ही आप लेते हो, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ही आप लेते हो। तो ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है, इससे जो डिसाइड करते हैं वो लॉस डिसाइड करते हैं, ना कि लोड। ओके, इसके लॉसेस जो होते हैं ना यहाँ पे, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, ओके, जो ये होते हैं वही इसकी रेटिंग को डिसाइड करते हैं। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई? इंटरव्यू में भी आपसे पूछे तो बता देना। नेक्स्ट क्लास टेस्ट की बात कर रहे थे सर। ये 5 टाइप के टेस्ट थे, तो 5 टाइप के टेस्ट में से 2 टाइप के टेस्ट हमने आज कंप्लीट कर लिए। ओके, जिसमें से वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, हमेशा याद रखना वाइंडिंग का जब भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना हो हमेशा डीसी सप्लाई देके ही आपको करना है। आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और ना वाइंडिंग का, तो आप यही तो सोचोगे ना कि सर ये वाइंडिंग बर्न कब करेगी? बर्न तब करेगी उसमें हाई अमाउंट का करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई अमाउंट का करंट होना चाहिए। अगर हाई अमाउंट का करंट होगा तो आपको पता है कि इसको हाई अमाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सप्लाई कम देना पड़ेगा। वोल्टेज कम होगा तभी तो हाई करंट होगा ना भैया, वरना कैसे कर सकते हो आप? ओके, तो हमेशा जो भी वाइंडिंग का टेस्ट आपको प्रीफर करना हो हमेशा डीसी पे किया जाता है, ना कि एसी पे। ओके, तो आपने डीसी पे इसको प्रीफर कर लिया। जो डीसी जो रेजिस्टेंस आएगा, जो मेजर्ड रेजिस्टेंस आएगा, ओके, उसका इतने टाइम्स इंक्रीज होता है आपका एसी, इतना टाइम्स ज्यादा होता है उसका। ओके, तो आप बोल सकते हो कि सर एसी का रेजिस्टेंस डीसी से ज्यादा होता है। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट बात हुई नो लोड टेस्ट का दूसरा नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट में। ओके, पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ये नो लोड ओपन टेस्ट। देखो सुन लो, मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं बताऊंगा, बिना यूं समझ लो, आपको समझ में आएगी चीजें कि सर ये जो नो लोड टेस्ट है, तो आपको पता है कि सर ये टेस्ट हमेशा एलवी साइड में प्रीफर किया जाता है, दिमाग में बिठा लो। ओके, मतलब ऐसे भी सोच सकते हो आप कि सर इधर एचवी हो गया, इधर हाई वोल्टेज हो गया, इधर आपके पास नो लोड आपके पास पैरामीटर हो गए। हाई वोल्टेज हुआ होगा तभी तो यहाँ पे नो लोड हुआ होगा यहाँ पे। ओके, ऐसे भी समझ सकते हो, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। ओके, प्रॉपरली उस चीज को आप सही नहीं बोल सकते हो, लेकिन याद रखने के लिए आप कैसे बोलोगे? सर इधर हाई वोल्टेज हो गया होगा तो इधर ओपन सर्किट, इधर ओपन सर्किट हो गया होगा तो लोड साइड में ओपन सर्किट हुआ होगा ना, तो उधर हाई वोल्टेज होगा इसलिए वो ओपन सर्किट हो गया होगा। तो उधर तो कोई आपके पास कोई पैरामीटर होंगे ही नहीं सर, सारे पैरामीटर इधर ही होंगे सर, इधर के एलवी साइड में। ओके, तो इधर के पैरामीटर हमेशा आपको कैलकुलेट किए जाते हैं। हमेशा याद रखना आयरन लॉस कैलकुलेट करते हो,
आरसी कैलकुलेट करते हो और एक्स ऑफ एम कैलकुलेट करते हो। मतलब कोर के जो कंपोनेंट होते हैं वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। कौन से कंपोनेंट? कोर के कंपोनेंट। अब कोर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भैया? सर आरसी भी उसी का कंपोनेंट है, एक्सएम भी उसी का कंपोनेंट है, आईसी और आईएम भी उसी का कंपोनेंट है, सब कुछ उसी का कंपोनेंट है। वाइंडिंग की नहीं, वाइंडिंग की बात नहीं की मैंने, ओनली ये कोर के कंपोनेंट कैलकुलेट करने में काम आता है आपका नो लोड टेस्ट। ओके, तो ये हो गया सर। दूसरी बात थी सर, जो नो लोड जो करंट होता है वो 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। ओके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। अब ये स्मॉल अमाउंट में होता है सर, तो देखो सर यहाँ पे अमीटर लगा दिया, ये इसको मेजर कर लेगा। ओके, यहाँ पे अमीटर लगा दिया तो ये वोल्ट मीटर उसको मेजर कर लेगा। ये वोल्ट मीटर लगा दिया जो आयरन लॉस को मेजर कर लेगा। ओके, तो ये एलवी साइड में हमने लगा दिया। अब सर यहाँ पे अमीटर लगा दिया, पहले बहुत ज्यादा स्मॉल करंट है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ओके, तो इधर लो वोल्टेज है तो आपके पास छोटा आपको वोल्ट मीटर लगेगा। ओके, और यहाँ पे बहुत ही बहुत ही आपको प्रीफर करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। लेकिन सर इसको इधर प्रीफर कर दोगे ना एचवी साइड में, अगर आप एचवी साइड में इसको आप एचवी साइड में आप कैलकुलेट करने बैठ गए इसको रेफर्ड करके, तो सर वहां पे अमीटर में पहले से ही करंट बहुत कम था, उसको बहुत मुश्किल से वो नाप पा रहा था सर। लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, पहले ही 2 to 5% था ना, अब तो वो बहुत ही कम हो गया। तो सर कैसे वो उसको कर पाएगा सर, उसको कैसे मेजर कर पाएगा सर? उसके लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा और बहुत ही स्मॉल अमाउंट का आपको अमीटर लेके आना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर भी आपको बहुत बड़ा लाना पड़ेगा, तो कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम एचवी साइड में पिरामिड एचवी साइड में इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रीफरेबल हमेशा एलवी साइड में होता है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एचवी साइड में नहीं कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन भाई कर सकते हैं तो वो जो भी कंडीशंस बोले तो क्या बताओगे सर? उधर करेंगे तो सर ये चीजें हो जाएगी, अमीटर बहुत छोटा लाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर बहुत बड़ा लाना पड़ेगा, तो कॉस्टली हो जाएगा, और कॉस्टली हो जाने के बाद सर हम उसको प्रीफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एलवी साइड में इसको परफॉर्म करते हैं सर। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब ये एक एक करके आपने एक बार वाइंडिंग लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आईसी, आईएम, आरसी, आईएम, जेएम आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर अगर ये भी उसके साथ इंक्लूड हो तो उसको भी आपने कैलकुलेट करके देखा आपने। ओके, आरसी किसको रिप्रेजेंट करता है? कोर लॉस को। ये फ्लक्स डेवलपमेंट कम करने में आपके पास काम आती है। देखो सर, आयरन लॉस क्या हो जाएगा भैया? वी नोट आई नोट कोस ऑफ फाई नोट। कौन सा भैया? इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और ये आपके पास आई नोट इसके अंदर आ रहा है, और कोस ऑफ फाई नोट ले लिया क्योंकि वी नोट भी तो यहाँ पे अक्रॉस का ही वोल्टेज है। ओके, तो आप बोल दो वी नोट आई नोट, और यहाँ पे कोस ऑफ फाई नोट पावर फैक्टर आपने लगा दिया। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, वरना आई नोट के साथ पावर फैक्टर नहीं लगाते अगर ये आई नोट दो भागों में नहीं टूटता तो, क्योंकि आई नोट है ना आईसी में जा रहा है, आईएम में जा रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे कोस ऑफ फाई नोट लगाया है। अब सर हमने अगर यहाँ पे इसी के बारे में बात करता तो इसकी में आईसी स्क्वायर आरसी भी आप लगा सकते हो, उससे भी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आईसी स्क्वायर आरसी से भी आप कर सकते हो। अब ये कंपोनेंट नो लोड का कंपोनेंट है, ये बनाया आपने, फेजर सभी को बनाना आता है, ये तो बेसिक सी चीज है। तो यहाँ से आरसी और एक्सएम आप कैलकुलेट कर लोगे, बस यहीं पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है नो लोड टेस्ट। अब इसके बाद तो आपकी कुछ एडवांस चीजें चलती है, केस स्टडी, जो कि मैंने बताया कि आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये तो आपको कल वाले सेशन में समझ में आ गया होगा, कल वाला सेशन भी एक बार पढ़ोगे तो उसके थ्रू भी आप सारी चीजें समझ जाओगे। ओके, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ओके, तो हमेशा आप यही चाहोगे कि आयरन लॉस कम से कम हो। ओके, तो कम से कम करने के लिए आप क्या करोगे, सारी चीजें इस तरीके से बनाओगे वहां पे कि आपके पास आयरन लॉस कम से कम। हमेशा फ्लक्स डेंसिटी चेक किया जाता है, सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी चेक किया करो, मतलब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशियो चेक किया करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ा करो क्वेश्चंस। ओके, चलो ठीक है बच्चों, कवर हो गया ना सभी का? याद रहेगा ना आज के बाद इसको भूलोगे नहीं ना आप? ऐसा तो नहीं ना कि मतलब मैंने पढ़ा दिया, अब आज के 15 दिन बाद में आपसे पूछूं क्या बच्चों आपको याद है, तो आप बोलो नहीं सर तो मजा नहीं आया, मतलब सब भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मतलब देखो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन, आपको 3 से 4 दिन के अंदर बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे ना तो इतना परफेक्ट तरीके से दिमाग में बैठता है ना, तो आप भूलोगे नहीं यार। मैं खुद 1 महीने तक नहीं पढ़ूंगा ना चीजों को तो मैं खुद भूल जाऊंगा, सच में बता रहा हूँ, ये रियलिटी है टेक्निकल की। अगर 1 महीने तक मैंने उठा के नहीं देखा ना तो दिमाग से पूरी चीजें साफ हो जाएगी, भले आप हो या मैं हूं, कोई भी हो।
ह्यूमन नेचर है यार, भूलना तो ह्यूमन नेचर है ना, तो आप भी भूल सकते हो तो हम भी भूल सकते हैं। ओके, तो सब भूल जाते हैं, लेकिन आपको इसको इसीलिए 3 से 4 दिन के अंदर बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर आप 7 से 8 दिन लोगे तो भैया जो 3 से 4 दिन में आप चीजों को जल्दी पढ़ पा रहे थे ना, 7 से 8 दिन बाद रिवीजन करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, और उससे ज्यादा कर दिया तो फिर तो आलस आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई सा भी सब्जेक्ट हो 3 से 4 दिन के अंदर बार बार रिवीजन कर लिया करो, वरना फाइनल में जब आपका एग्जाम होगा ना तो वहां पे रिवीजन करना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, कभी भी रिवीजन नहीं हो पाएगा आप उस टाइम पे। इसलिए होपलेस हो जाओगे कि भैया एग्जाम दे या ना दे, मेरे को तो सब कुछ याद ही नहीं है, सब कुछ भूल गया हूं। इसलिए अभी से रिवीजन करते हुए चलो, अपने हिसाब से प्लान बनाया करो और अपना स्टडी प्लान ही फॉलो किया करो। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे बच्चे बोलूं, वो ये बोलता है ना कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, ये सब बोगस बातें करते हैं भैया, सब बेकार बातें करते हैं। ओके, 10-12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना, ये सब कुछ बेकार बातें हैं। सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। अब मेरा IQ लेवल अलग है, आपका अलग है, किसी दूसरे का अलग है। माना कि कोई चीज मेरे को पढ़ने में समझने में 1 घंटा लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना उसी चीज को पढ़ने में और समझने में आपको 15 मिनट लगते हो सकता है ना। तो इसीलिए आप स्टेबल होके 1.5 घंटे पढ़ाई किया करो, स्टेबल होके 1 से 1.5 घंटे का प्लान किया करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया करो आराम से। ओके, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का वापस प्लान किया करो। ऐसे मतलब आपको 3 से 4 घंटे तो निकालना ही चाहिए क्लास के बाद, 3 से 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट। 3 से 4 घंटे बाद में और आपकी जो 3 से 4 घंटे की जो क्लास होती है, टोटल 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। मतलब क्लासेस को छोड़ के मैं 3 से 4 घंटे की बात कर रहा हूं। आपसे ये नहीं बोला कि आप 15 घंटे पढ़ो, आप 16 घंटे पढ़ो, ये बातें सब बोगस होती है, सब बेकार चीजें होती है भैया। सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, किसी का टाइम टेबल फॉलो मत किया करो। सबसे बड़ी गलती होती है हम किसी का टाइम टेबल फॉलो करने लग जाते हैं कि भैया वो रात में पढ़ता है, वो दिन में पढ़ता है, तो ये चीजें गलत होती है। देखो मैं बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताता है मेरा, तो हम इंजीनियर लोग हैं भैया, इंजीनियर लोग आपको पता है ना रात में जगने की आदत होती है। आप देखते होंगे कभी आप बच्चों का आपका मैसेज आता रहता है तो मैं रिप्लाई करते रहता हूँ, रीजन क्योंकि मेरी भी आदत है, मेरी रात में पढ़ने की आदत है ना। मेरी सुबह मतलब सुबह लेट उठना और रात में लेट तक सोना। और परवीन सर की तो बहुत ही मतलब परवीन सर की तो बात ही क्या करूं, मैं परवीन सर की बात बताऊं। मैं जब उनके साथ था वहां पे कोरबा के अंदर मतलब 4 महीने पहले, तो प्रवीण सर के साथ हम एक ही रूम में रहते थे, प्रवीण सर और मैं। तो क्या हुआ, मैं बात बताता हूँ उनकी कि मतलब प्रवीण सर साइड वाले बेड में सोते थे, मैं साइड वाले बेड में सोता था। प्रवीण सर को क्या होता है ना कि वो फोन पे बात करते करते उनको नींद आ जाती है, उनको पता ही नहीं रहता। अब मैं बाद रात में थोड़ा पढ़ाई करता रहता था, तो मेरी आदत थी रात में पढ़ने की 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक करीबन मैं पढ़ लेता था। सुबह उठ के हम लेक्चर वेक्चर जो भी लेना होता था वो लेक्चर ले लेते थे। लेकिन प्रवीण सर क्या करते थे, मतलब उनको नींद आती थी रात को 10 से 11 बजे के करीब, इतनी खतरनाक नींद आती थी ना, वो सो जाते थे। अब मेरे को नींद आने का टाइम होता था 3 बजे के करीबन, अब मैं सोने के टाइम पे चला जाता, भाई मेरे को नींद आ रही है। और उस टाइम पे प्रवीण सर उठते थे, सर क्या हो गया? नहीं सर अब मेरे को सुबह बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने कहा सर ये कोई टाइम है क्या 3 बजे? अरे सर मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मतलब प्रवीण सर अलग है, मतलब सबका अलग अलग होता है ना। मेरा सुबह में नहीं उठ सकता, मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं ये टाइम प्रीफर करता हूं। मैं अब आप भी अपने हिसाब से अपना टाइम प्रीफर किया करो। ओके, तो आप कौन से टाइम पे पढ़ते हो? अभी परवीन सर का आपको पता है क्लास सुबह 7 बजे। मैं खुद कभी कभी बात उनसे करता रहता हूँ, तो उनसे बोलता हूँ मैं, हाँ परवीन सर मतलब अब तो आपकी मतलब लग गई ना अच्छे से सुबह 7 बजे। परवीन सर बोलते कि आप मतलब सुबह 7 बजे परवीन सर उठ सकते हैं? इम्पॉसिबल बात थी, मतलब सुबह 7 बजे उनको सुबह जल्दी नहीं उठना आता था, इतनी मेरी बात थी। वो रात में उठ जाते थे 2-3 बजे करीबन, लेकिन 7 बजे उठना है ना इम्पॉसिबल था। ओके, तो मतलब वो ऑफिस से थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा पहले ऐसे उठते थे। तो ये चीजें होती है बच्चों, ये भी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी का टाइम टेबल फॉलो मत किया करो, अपना टाइम टेबल फॉलो किया करो, लेकिन 6 घंटे की नींद जरूर लिया करो। ओके, 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। अब वो कौन से टाइम पे आप लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर 6 घंटे की नींद आप नहीं लोगे ना तो आप में एनर्जी नहीं आएगी पढ़ने की। और भैया ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आपको क्या है ना स्क्रीन के सामने बैठना होता है। जैसे हमारे भी स्क्रीन, जब हम स्क्रीन पे पढ़ाते तो आंखों पे फोकस हमारे भी पड़ता है, आपके भी पड़ता है। ओके, तो मतलब उससे थोड़ा सा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ऑफलाइन के कंपेयर में, बट वो धीरे धीरे चीजें प्रैक्टिस में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपना टाइम टेबल फॉलो किया करो। ओके बच्चे, 6 से 8 लेते हैं सर हम, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लेना चाहिए। देखो नींद है ना आपको प्रॉपर लेना चाहिए, ये नहीं कि आप 4 घंटे नींद ले रहे हो और उसके बाद पढ़ो। भैया नींद आएगी, कुछ नहीं दिमाग में नहीं बैठेगा।
आप बढ़िया आराम से 6 से 7 घंटा भी सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद जब उठो ना फ्रेश माइंड से, तो फ्रेश माइंड से आप उस जो टाइम बचा हुआ है उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया करो। और जो भी चीजें आप पढ़ो ना, तो उसका है ना रात में सोते वक्त 1 घंटे तक उसको जरूर रिकॉल किया करो कि भैया आज मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है। और उनके नोट्स को है ना अपना जो भी बेड होता है ना उसके साइड में रखा करो। उससे क्या होता है कि हम रिकॉल करने बैठेंगे ना, चलो ठीक है आज लोकेशन ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया, एक बार देखिए इसको रिकॉल करते हैं। आप इसको रिकॉल करने जाओगे ना, तो उससे क्या हुआ कि कहीं चीजें ना आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी। आप सोचोगे स्किप होगी, सबकी आदत है, ह्यूमन नेचर है ना, हमारे भी होती है आपकी भी होगी। तो वो स्किप होने का मतलब है कि कुछ चीजें हम भूल रहे हैं। और कुछ चीजें जो भूल रहे हैं ना, लेकिन आपके पास नोट्स होंगे ना, जल्दी से उसको वहां पे देख लो, जल्दी से नोट्स को देख लो कि यहाँ पे क्या बोला था सर ने और क्या है इसके अंदर। तो भैया वो चीज जो दिमाग में बैठेगी ना, उसको है ना 1 महीने तक तो भैया दिमाग से कोई निकाल ही नहीं सकता। और उस चीज को है ना हमेशा हेडर में लिख लिया करो, जो भी आपका नोट्स होता है उसके हेडर में उन चीजों को लिख लिया करो। और यही तरीका है भैया कंपटीशन में, कंपटीशन को आपको जीतने का, उसको कैसे क्वालिफाइड करना होता है, उसके लिए इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे ना, आप पढ़ते जाओगे, ये भी पढ़ रहे हो ये भी पढ़ते हो, और लास्ट में आपका हो जाएगा दिमाग खराब। इतनी मोटी मोटी तो आपके पास बुक्स भर जाएगी और उसका रिवीजन नहीं हो रहा सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं सर मशीन का नहीं हो रहा सर, नेटवर्क छूट रहा है सर, ये छूट रहा है, मतलब इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो वो चीजें नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमेशा प्लान बनाओ कि 3 से 4 दिन के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करूं। ओके, उससे वो दिमाग में सारी चीजें रहती है। वरना अभी ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताना कि सिग्नल सिस्टम अभी तक किस किस के दिमाग में बैठा हुआ है, या मतलब सब कुछ साफ हो गया? बहुत दिन हो गए ना सिग्नल सिस्टम पढ़े। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सिग्नल सिस्टम अगर नहीं पढ़ा होगा ना, तो मैं बोल रहा हूं ना आपके दिमाग से साफ हो गया होगा, मतलब आपको पता ही नहीं कि क्या क्या हो रहा था सिग्नल सिस्टम में। ऐसी चीजें होती है, हमारे साथ भी होगी आपके साथ भी होगी, अगर आप टाइम पे उन चीजों को नहीं उठाओगे तो। इसलिए टाइम पे चीजों को उठाया करो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, और कंटिन्यू 9:30 PM पे डेली मिलते रहो बच्चे। आपका ही बेनिफिट होगा, सारी चीजें आपको फ्री में यहाँ पे मिल रही है यूट्यूब पे, तो उसका बेनिफिट उठाइए। ओके, और आप बच्चों को पता है जो छत्तीसगढ़ से CSCB के लिए एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी पंकज सर उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और उसमें भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो बहुत जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं उनके लिए स्पेशली। ओके, उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार हो रही है, तो चिंता मत करो। ओके भैया, उड़ गया ना, चलो अच्छी बात है, मतलब उड़ना नहीं चाहिए यार, मतलब देखो रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लास्ट में ना ऐसी कंडीशन आएगी ना कि वो रिवीजन है ना आपको वीडियो के थ्रू करना पड़ेगा, और वीडियो के थ्रू का मतलब है कि आपका आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप नोट्स के थ्रू चीजों को सीख नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, डबल टाइम वेस्ट होगा। तो वो चीजें नहीं आना चाहिए आपको ना, नोट्स इससे परफेक्ट बार बार रिवीजन, नोट्स का रिवीजन, तो आपके दिमाग में ना हमेशा चीजें बैठी रहेगी। हमेशा दिमाग में बिठाओ ना यार, 5 क्वेश्चन है ना मेरे को 4 दिन बाद है ना सिग्नल सिस्टम के करने हैं, कौन से टॉपिक के करने हैं, इसके करने हैं, ऐसे रिवीजन किया करो, ऐसे है ना आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी। ओके, चलो ठीक है। सुमित कुमावत आप बोलते सर आपकी एज क्या है? मेरी एज है बच्चे 29 ईयर। ओके, चलो ठीक है, सेशन को क्लोज करें, आज का सेशन क्लोज कर दें। ठीक है बच्चे, यार प्रवीण सर का एज मेरे को पता नहीं, उन्हीं से पूछोगे तो सही रहेगा, मेरे को एज नहीं पता यार, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे को थोड़ी पता है। ओके, तो मैंने एज कभी उनसे पूछी भी नहीं, और मैं ऐसी बातें भी नहीं करते कि सर आपकी एज कितनी है, ये कभी बातें नहीं होती हमारे बीचों में, एज वेज के बारे में तो हम कभी डिस्कस ही नहीं करते। चलो ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं भैया, कल मिलते हैं प्रॉपर रिवीजन। आज नोट्स बना लेना, अभी का अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको शेयर कर रहा हूं, तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल रहा है डेली का डेली। ओके, और सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे मिलता है, कौन सा बैच लॉन्च हो रहा है, कौन सा बैच का क्या चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना भैया मत भूलना, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपकी JEE की 75% तो आपकी यूट्यूब से ही तैयारी हो जाएगी, 75% तो आपकी यूट्यूब से ही तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता, जो नए बच्चे हो, तो आप बाकी बच्चों से फीडबैक ले सकते हो टेलीग्राम पे जाके। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।